हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे होंगे पार्ट सेकंड थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवल क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पहला पार्ट हम कर चुके हैं, अब ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के स्टार्टिंग में मतलब पहले पार्ट में हम कर चुके थे कुल चार टॉपिक्स। अब यहाँ पे से पांचवा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा इवन बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। मतलब क्या है इसका, एक तरह से इवन बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर मतलब है कि इवन बतूता बता रहा है कि उसे एक्साइटमेंट थी किस चीज़ के बारे में, अनफेमिलियर, जो उसे जाना पहचाना नहीं था। क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह आता था तो उसे डिफरेंट वर्ल्ड दिखता था, एनकाउंटर होता था। ठीक है, तो उसमें वो बताता है कि जब वो इंडिया पहुंचता है 14th सेंचुरी में, तो इंडिया ना जब तक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका था कम्युनिकेशन का, बातचीत का जरिया बन चुका था। ईस्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक का, जैसे ईस्ट में चाइना से लेके नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और यूरोप वेस्ट तक, मतलब वेस्ट में कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और यूरोप तक। ठीक है, और वो इस समय तक इन सारी जगहों पे घूम चुका था। और यहाँ पे वो काफी इन सारी जगहों पे सेक्रेट साइट्स मतलब कि धार्मिक स्थल घूम चुका था। और उसने काफी सारा समय बिताया था पढ़े लिखे लोगों के साथ, रूलर्स के साथ, और वो कुछ समय के लिए काजी भी रहा था। ठीक है, उसके बाद उसे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अच्छा लग रहा था इन अर्बन सेंटर्स का, जो इंडिया में आया था जब वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अरबी बोल रहे थे, पर्शियन बोल रहे थे और अदर लैंग्वेज बोल रहे थे, और आइडियाज को शेयर कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे, एनेक्डोट्स मतलब किससे हो रहे थे, किससे किस बारे में, कि राजा था वो दयालु था या फिर क्रूर था, मतलब कि हाँ क्रूअल था या जनरस था। ठीक है, और इस बारे में कि मैन और वुमेन की ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में भी, मतलब जो भी चीज़ लिसनर को अचंभित करे उसके उसके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें वो लिखता था। ठीक है, इसके बाद वो लिखता है 5.1 स्टार्ट करते हैं, द कोकोनट एंड द पान। द जो हमारे जो कोकोनट और पान होते हैं ना, ये हमारे लिए हमें नॉर्मल लग रहे हैं, बट अगर जैसे आप यहाँ से कहीं और जाओ और आपको एकदम से एक नई चीज़ दिखे तो आप सपोज करोगे ना कि उसके साथ फोटो खिंचा लो, या फिर उसके साथ उसके बाद उसकी फोटो खींच लो, या फिर उसके बारे में पहचानने की कोशिश करो। इस तरीके से जब इंडिया आया था कौन, इबन बतूता, तब उसने कोकोनट और पानों से एकदम से अनफेमिलियर लगे थे, मतलब उसकी ऑडियंस मतलब उस जो पढ़ेगी उसकी अकाउंट को। ठीक है, तो ये बताता है इस वाले पार्ट में, और बाकी इसके लिए सोर्स दे रखा है, सोर्स से पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5.2 इबन बतूता एंड द इंडियन सिटीज के बारे में। इबन बतूता और इंडियन सिटीज के बारे में क्या कहता है। इंडियन सिटीज जो इंडियन सिटीज है वो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं किन लोगों के लिए जो कि सक्षम है, एबल है, मतलब सक्षम है, उनके पास संसाधन है और स्किल्स हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, बड़े बड़े पद ले सकते हैं। ठीक है, और ये बताता है कि जो इंडियन सिटीज थी वो डेंसली पॉपुलेटेड थी, प्रॉस्परस थी। डेंसली मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने ज्यादा लोग रहते हैं, डेंसली मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते थे। ठीक है, बट ये जो डेंसली पॉपुलेटेड प्रॉस्परस थी ना, ये एक टाइम पे खत्म हो जाती थी। किस टाइम पे? जब वॉर्स होती थी, डिस्ट्रप्शन हो जाता था। ठीक है, अब फिर स्ट्रीट्स के बारे में बताता है कि स्ट्रीट बहुत ज्यादा क्राउडेड रहती थी, भरी रहती थी और ब्राइट रहती थी, मतलब कि चमकदार रहती थी। कलरफुल मार्केट्स थी, मतलब कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हो, जैसे दिल्ली की किसी मार्केट में जाते हो आप, ठीक है, तो आप देखते हो कि हर जगह पे नए नए तरह के कपड़े हैं, है ना, मतलब आप अचंभित हो जाते हो जब एक आप नई मार्केट में जाते हो या नई जगह पे जाते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से वहाँ पे कलरफुल मार्केट्स थी जहाँ पे अलग अलग तरह के गुड्स थे, वैरायटीज थी, मतलब गुड्स मतलब चीजें थी। ठीक है, फिर वो दिल्ली के बारे में बताता है। दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट बताता है वो दिल्ली को इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर वो बाजार के बारे में बोलता है कि बाजार है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं करते थे, मतलब कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए थे, बट वो उनके बीच बीच में ना वो हब भी थे, मतलब घर भी थे किन किन का, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज का। ठीक है, वो इस बात को कैसे कहता है, इस बात को इससे कहता है कि कुछ कुछ जगह पे ना कुछ बाजार में मॉस्क्यू टेम्पल्स मतलब कि मस्जिद और मंदिर भी होते थे, और बीच बीच में खाली जगह छोड़ी होती थी किन के लिए, पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, वो कौन करते थे, डांसर्स और सिंगर्स करते थे। पब्लिक परफॉर्मेंस कौन करते थे, डांसर्स और सिंगर्स। इवन वो तो बताता है कि जो सिटी है अपनी वेल्थ मतलब कि एक तरह से पैसा, जो राज्य है, शहर है, वो अपना पैसा कहाँ से लेता है, वो विलेज से प्राप्त करता है ज्यादातर। कैसे? क्योंकि जो विलेजेस में क्रॉप होती है ना, तो उस समय में वहाँ की जो मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी कि वो एक साल में दो क्रॉप दे देती थी। इससे क्या होता था कि जो इंडिया में ना ग्रेट उस टाइम पे इंडियन टेक्सटाइल बहुत अच्छा होता था, तो ग्रेट डिमांड थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन कपड़े हो गए, फाइन मसलिन हो गया, सिल्क हो गया, ब्रोकेड हो गया, सतीन हो गया, और कुछ मसलिन ना इतने ज्यादा महंगे होते थे कि उन्हें सिर्फ नॉबल्स और रिच ही खरीद के पहन पाते थे। समझ रहे हो, कुछ मसलिन इतने ज्यादा महंगे होते थे कि उन्हें नॉबल्स मतलब बड़े बड़े तबके के लोग और रिच अमीर लोग ही खरीद पाते थे। अब हम पढ़ेंगे अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि जब हमने बात करा था कि इस समय तक मतलब यूनिक सिस्टम हो चुका था
ग्लोबल नेटवर्क हो रहा था, बट इंडिया में कैसे चल रहा था। तो इसके बारे में बताते हैं कि कम्युनिकेशन पोस्टल सिस्टम के बारे में आएगा इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं 5.3 यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इंस एंड गेस्ट हाउस। मतलब कि रात बहुत अगर आप मतलब पोस्टल सिस्टम के पार्ट हो ना, तो बहुत सारे आपको विश्राम घर मतलब विश्राम घर मिलेंगे, गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। इंस मतलब धर्मशाला होती है, ठीक है। और वो जो इमन मुद्दत था वो अमेज हो गया था, मतलब अचंभित हो गया था एफिशिएंसी मतलब कि काम की क्षमता से किनके, पोस्टल सिस्टम की, इंडियन पोस्टल सिस्टम की उस समय की, ठीक है। दो तरह की पोस्टल सिस्टम होती थी, एक होती थी उलक और एक होती थी दवा। उलक कौन सी होती थी? उलक होती थी हॉर्स पोस्ट मतलब कि घोड़े के द्वारा जा रही, और दूसरी होती थी दवा, दवा होती थी फूड पोस्ट, ठीक है। और इस समय पे क्या होता था कि इंफॉर्मेशन में तुम जल्दी भेज सकते हो, और रेमिट क्रेडिट मतलब क्रेडिट जल्दी से अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर दराज के इलाकों तक, ठीक है। और फिर डिस्पैच गुड्स, अपने गुड्स को डिस्पैच भी कर सकते हो एक शॉर्ट नोटिस के साथ, ये सब था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रैंकियस बर्नर के बारे में, ठीक है। फ्रैंकियस बर्नर के बारे में, और उसने जो लिखा है डिजेनरेट ईस्ट, मतलब कि ईस्ट से मतलब क्या है? ईस्ट से मतलब है कि इंडिया, ठीक है। ईस्ट से मतलब होता है कि एशिया की जो साइड्स हैं, ठीक है। अगर मैप को देखोगे कभी बड़े मैप को, तो जो ईस्ट में पड़ता है वो इंडिया पड़ता है, और बाकी सारे जो एशिया कंटिनेंट है वो पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में बता रहा है। जो बर्नियर था ना, मतलब इससे पहले हमने इब्न बतूता के बारे में बात करी। इब्न बतूता हर वो चीज़ लिखते लेता था अपनी डायरी के अंदर जो उसे एक्साइटिंग लगती थी और नोवेल्टी लगती थी। नोवेल्टी मतलब नवीन लगती थी, जो बंदों को एक तरह से अचंभित करे। बट जो फ्रैंकोइस बर्नर था वो अलग बंदा था एक तरह से। वो उसका हमेशा दिमाग क्या रहता था कि वो इंडिया को और यूरोप को हमेशा कंसिडर करे, और जो पहले वाला है मतलब इंडिया है जो हमारा, उसको क्या करे, वो डिजेनरेट करे, उसकी तारीफ ही ना करे एक तरह से। उसका मानना ये था। अब वो उसकी किताब है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो उसके बारे में क्या कहता है, वो कहता है कि कंपेयर कर, उसमें वो हमेशा कंपेयर करता है मुगल इंडिया को यूरोप के साथ। मुगल इंडिया के बारे में मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में वो हमेशा क्रिटिक्स देता रहता है, आलोचना करता रहता है, अलग अलग चीजें करता रहता है। और साथ में ना वो क्या सोचता है कि जो उसकी सोच है उससे कौन इन्फ्लुएंस हुए, मतलब प्रभावित कौन हुए, पॉलिसी मेकर से प्रभावित हुए, और साथ में कौन प्रभावित हुए, और लोग प्रभावित हुए। तो उससे क्या होगा कि जो जो उसका डिसीजन है, जो जिस डिसीजन को वो सही मानता है, जिस डिसीजन को वो सही मानता है ना, तो वो उसे सही माने, ताकि उसकी सोच से वो प्रभावित हुए। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं बाइनरी मॉडल ऑफ अपोजिशन अपना इस्तेमाल करता है बर्नियर। इसमें क्या होता है, इसके अगेंस्ट रख देता है वो किसको, इंडिया को अगेंस्ट रख देता है यूरोप को, और इंडिया की बेइज्जती करता रहता है हमेशा, और यूरोप की तारीफ करता रहता है। इसके बाद आ जाता है हमारा द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, मतलब वो ऐसा करता क्यों है, ठीक है। मतलब ऐसा करता क्या है कि वो हमेशा इंडिया की बेइज्जती करता रहता है और यूरोप की तारीफ करता रहता है। उसके कुछ कारण यहाँ पे मिल जाएंगे कि जैसे यूरोप और जो हमारा मुगल इंडिया है उसमें कमी क्या थी, वो कंसिडर करता है कि लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। यूरोप में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को दे रखी थी, बट वहीं जो इंडियन सोसाइटी में वहाँ पे लैक थी, मतलब कमी थी प्राइवेट। इससे हो क्या रहा था, फर्क क्या पड़ रहा था, इससे फर्क ही पड़ रहा था उसका फर्म बिलीफ था, मतलब कि दृढ़ विश्वास था कि होनी चाहिए यार प्राइवेट प्रॉपर्टी कि क्राउन ओनरशिप मतलब कि अगर तुम्हारी जो इंडिया के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुई, मुगल इंडिया की बात कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो नुकसान होगा स्टेट को भी और लोगों को भी। क्यों होगा? क्योंकि जो क्राउन और मुगल एम्पायर के पास सारी की सारी जमीन होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करके रहेगा अपने सामंतों के पास, सामंतों से उनके मतलब सामंत मतलब जो उसके राजा वर्ग है उनके अपने नीचे वालों को, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनसे वो जमीन उनके बच्चों को नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे वो ना इसमें अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं चाहेंगे। मतलब एक तरह से तुम्हें मालूम है कि आगे जाके मुझे इससे फायदा नहीं होगा, अभी तो हो रहा है बट आगे जाके नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे लंबे समय के लिए, और एक्सपेंशन मतलब बढ़ाव नहीं करेंगे प्रोडक्शन का। तो इससे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ने क्या करा, एक क्लास होती है इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, ये ना वेस्टर्न वर्ल्ड में होती थी। इससे क्या होता था, ये क्लास क्या करती थी, इंप्रूव कर देती थी किसको, जो हमारी क्रॉप है उसको, फसल को, ठीक है। तो इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की अब्सेंस है, मतलब कमी ने क्या कर दिया, रोक दिया किसको, इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स को बनने से। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि जो हमारी एग्रीकल्चर था वो बर्बाद हो गया, और जो लोग थे ऑप्रेस्ड हो गए, पीजेंट्स, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड था इंडियन सोसाइटी के लोगों का वो डिक्लाइन हो गया। सिर्फ किनका बढ़ा जा रहा था, जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, मतलब कि जो सत्ता वर्ग है उनका बढ़ा जा रहा था। अब इसी पॉइंट के अंदर ना, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप के अंदर ही हमें काफी सारी चीजें बता रखी है। अब उसमें से एक ही है बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया, मतलब वो सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया में क्या कहता है, वो बताता है कि जो इंडियन सोसाइटी है वो कंसिस्ट करती है किसका, मासेस ऑफ वेरी रिच एंड पावरफुल इंक्लाइज, मतलब कि बहुत सारे
रिच है और पावरफुल रूलिंग क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे गैप है, वाइड गैप है कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर, मतलब गरीबों में गरीब के बीच में, और रिचेस्ट ऑफ रिच, मतलब अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, और गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है। और वो ये भी कहता है कि देयर इज नो मिडिल स्टेट, मतलब कि कोई मिडिल स्टेट नहीं है, मतलब कोई होगा कि बहुत अमीर है और कोई है तो गरीब गरीब, कोई मिडिल स्टेट नहीं है इंडिया के अंदर। इसके बाद भी बर्नियर कुछ बताता है मुगल इंडिया के बारे में, उसके बारे में आगे देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मुगल बर्नियर, हम जो हमारा चल रहा था टॉपिक 6.1, उसी के अंदर के टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स एक तरह से, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना उसको तब आपको पता लगेगा। तो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, मुगल कोर्ट के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, और किसके बारे में, हिज सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा के बारे में, ठीक है। तो क्या बताता है, जो मुगल एम्पायर है ना, मुगल एम्पायर का जो किंग है, ठीक है, वो उसका जो राजा है वो बैगर्स राजा है, किंग का, किंग ऑफ बैगर्स एंड बारबेरियंस, मतलब गरीबों का राजा, और बारबेरियंस मतलब क्रूर लोगों का राजा, ठीक है। इसके बाद में बताया है बर्निया कि जो इसकी सिटीज और टाउन्स है ना वो पूरी तरीके से नष्ट हो रखी हैं, ठीक है, और कंटामिनेटेड विद इल एयर, मतलब कि फैली गंदी हवा के साथ फैली हुई है, अगर कोई जाए वहां पे तो बीमारी पड़ जाए। एंड इट्स फील्ड्स ओवरस्प्रेड विद बशेस, मतलब कि आग लगी पड़ी है, खराब हो रखे हैं, बिल्कुल ही ओवरस्प्रेड हो रखा है। एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल वायरसेस, मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी अगर तुम बाहर निकलोगे तो, सिंपल सी बात है। और इस सारी वजह का, इन सारी चीजों को वजह किस चीज को बताया बर्नियर ने, इन सारी चीजों का वजह बताया, he attributed all these problems to the crown ownership of the land, मतलब कि एम्पायर के पास सारी की सारी जमीन है, इसके बारे में बताया, ठीक है। देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, मतलब कि इन मुगल टाइम पे क्या होता था कि जो सारी की सारी लैंड है वो किसके किसके हाथों में होगी, वो सारी की सारी राजा, मतलब कौन होगा मालिक, वो होगा हमारा मुगल एम्पायर का जो किंग है, ठीक है, वो होगा, ठीक है। और नो प्राइवेट ओनरशिप लैंड, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, नो ऐसा कोई मुगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है जो ये बताता है कि, ऐसा कोई मुगल डॉक्यूमेंट हमें दिखता नहीं है कि ये बताता है कि जो स्टेट था, मतलब कि एक तरह से राजा था, वो सोल पावर था लैंड का, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बताता नहीं। बट अबुल फजल पता है इसमें, इससे कॉन्ट्रास्ट में क्या कहते हैं, अबुल फजल कोर्ट मतलब मुगल एम्पायर के एक बंदा था, ठीक है, वो कहता है कि जो ये हम टैक्स ले रहे हैं, ये रेमुनरेशन ले रहे हैं किस बात का, कि जो स्टेट है ना, मतलब राज्य है, वो प्रोटेक्ट करता है भारी इन्वेजन से, किनको, लोगों को, इसका टैक्स ले रहे हैं। बट जो बर्नियर होता है, बर्नियर कहता है ये टैक्स ना बहुत ज्यादा आया था, तो इसकी वजह से वो रेमुनरेशन ऑफ लैंड बोलता है उसे, मतलब टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं वो लैंड के कलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। फिर इसके बाद द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ओरिएंटल से मतलब क्या है, ओरिएंटल से मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ वाला, और ईस्ट में एशिया, एशिया में इंडिया होती है, ठीक है। डेस्पोटिज्म मतलब निरंकुशवाद, निरंकुशवाद से मतलब होता है कि सरकार जैसी भी हो कि जवाब नहीं देगी, जैसे नॉर्थ कोरिया की सरकार, डेस्पोटिज्म, ठीक है। अब ये इस आइडिया से क्या हुआ कि इस आइडिया से ना इन्फ्लुएंस होने लगे वेस्टर्न थ्योरिस्ट 18वीं सदी के बाद से, बर्नियर तो 17वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। एक फ्रेंच फिलोसोफर है मोंटेस्क्यू, उसने ना बर्नियर के अकाउंट को पढ़ा अच्छे से और डेवलप कर दी आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म मतलब कि एशिया में होने वाला डेस्पोटिज्म, कुछ जहाँ पे कि प्रजा अपने राज्य से कुछ सवाल नहीं पूछ सकती। इस आइडिया के अकॉर्डिंग ना एशिया के अंदर, इन एशिया द ओरिएंट और द ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, किंग्स एंजॉयड, जो राजा था वो एंजॉय करता था एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब कि वो ही राजा था, कुछ और कुछ नहीं है, ठीक है, ओवर हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा के ऊपर, एंड ओन्ड ऑल लैंड्स, मतलब कि सारी की सारी जमीन रखता था अपने पास, समझ में आ रहा है, ठीक है। देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहां पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कहां पे, मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं जबकि, ठीक है। ऑल पीपल एक्सेप्ट किंग एंड नोबल्स स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सारे पीपल्स, किन को छोड़ के, राजा को छोड़ के, और राजा के जो नीचे काम करते हैं उनको छोड़ के, सारे लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव के लिए, जीने के लिए। फिर इसी आइडिया से कौन प्रभावित होता है, कार्ल मार्क्स। कहने को वो भी देखो, कहने को ये मोंटेस्क्यू भी इंडिया नहीं आया और कहने को कार्ल मार्क्स नहीं आया, बट जो बर्नियर की डिस्क्रिप्शन से ना इन दोनों ने क्या करा है, थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लिया और उसको बता रहे हैं। अब इसको बता रहे हैं द कांसेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन फर्दर। अब इससे क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने फर्दर डेवलप्ड इस ओरिएंटल डेस्पोटिज्म से एक आइडिया निकाला, जो कौन सा था, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स बताता है कि कोलोनियलिज्म सारे जो सरप्लस, मतलब कि जो भी चीज है ना, कुछ भी सरप्लस मतलब अधिक मात्रा में प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, मतलब कि इस स्टेट के अंडर होता था, स्टेट इस्तेमाल करता था। इसने क्या करा है कि सोसाइटी का निर्माण कर दिया ऑटोनोमस, मतलब कि स्वायत्त, फ्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और एक इक्वालिटेरियन विलेज कम्युनिटी, इक्वालिटेरियन विलेज कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे कि मतलब कि सारे लोग इक्वल हैं और कोई किसी से नहीं पूछा। और इनके ऊपर ना एक इंपीरियल कोड था,
वो इनके ऊपर, इन विलेज कम्युनिटीज के ऊपर। और वो कब तक काम कर रहा था, वो जब तक काम कर रहा था जब तक कि सरप्लस का फ्लो हो रहा था, मतलब कि अधिक मात्रा में काम होता जा रहा था, जब तक कम कर रहा था। इसके बाद जो 6.2 है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होएगा। और ऐसे शानदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए उन्नति क्लासेस से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द उन्नति क्लासेस। थैंक यू।